ये किस चीज का स्प्रे है? है? मैं चाह रहा था कि एक जरा नेट भी खोल लूँ मैं साथ। चलो ये भी खुल जाए ताकि फिर हम आगे बात करते हैं। अच्छा, साइट स्पीड का बहुत रोल है, और साइट स्पीड जो खराब करने वाला सबसे बड़ा एलिमेंट है दैट इज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब वो गूगल हमें क्या कहता है? गूगल हमें ये कहता है कि भाई आपने ना जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं करना। मतलब गूगल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कह रहा है कि आपने अपनी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट की कोडिंग यूज नहीं करनी, और आपका जो स्लाइडर होता है जो कि हेडर में नजर आता है, जो हेडर में आप स्लाइडर देखते हैं ना जो एनिमेट हो रहा होता है, वो यूज ही जावास्क्रिप्ट करता है, वो बना ही जावास्क्रिप्टिंग में होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही वेबसाइट लोड हो रही है, वो तो पहला हिस्सा है आपका, तो वो कह रहा है कि ये वेबसाइट को स्लो करता है, तो यानी आपकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी उसके यूज से। ठीक है, अब ये मेरा मोबाइल है, इसके ऊपर मैं कोई एक और बात याद रखनी है कि आपकी वेबसाइट पहले इंडेक्स होती है मोबाइल पर। अगर वो मोबाइल इंडेक्स होगी, हम कहते हैं वेबसाइट्स आर मोबाइल इंडेक्स फर्स्ट, यानी उसने पहले मोबाइल पे इंडेक्स होना है। अगर वो मोबाइल पे इंडेक्स हो रही है तो बात आगे जाएगी, अगर वो मोबाइल पे इंडेक्स नहीं हो रही तो बात आगे नहीं जाएगी। अब मोबाइल पे इंडेक्सिंग को क्या कहता है? कहता है नहीं भाई यूज ही नहीं करने आपने। अब कई अच्छी टेम्पलेट्स होती हैं जो आप डेस्कटॉप पे खोलें तो आपके स्लाइडर चलते हैं, लेकिन आप मोबाइल पे खोलो तो स्लाइडर चलता ही नहीं है। तो इसका मतलब है वो क्या कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है यहाँ पे। अब गूगल हमें ये कहता है आपका जो अबव द फोल्ड कंटेंट होता है, अबव द फोल्ड कंटेंट का क्या मतलब होता है? अबव द फोल्ड कंटेंट का मतलब है ये सारा। अबव द फोल्ड मतलब कहता है आप अपने मोबाइल को जब फोल्ड करते हैं ना लाइक दिस, तो फिर दूसरा हिस्सा आ जाता है, ऐसे ही है ना। तो जैसे ही हम वेबसाइट को लिखते हैं और वेबसाइट हमारी इतने हिस्से पे नजर आती है, ये जो आपकी वेबसाइट इतने स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, एक मोबाइल की स्क्रीन पे आपको जो नजर आ रही है, ठीक है, इज कॉल्ड अबव द फोल्ड कंटेंट। तो कहता है अबव द फोल्ड कंटेंट में आपने ऐसी चीजें इस्तेमाल, स्क्रिप्टिंग यूज नहीं करनी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल हमें रिकमेंड कर रहा है कि भाई स्लाइडर यहां ना लगाओ। कहता है अगर आपको स्लाइडर लगाने की बहुत ही ख्वाहिश है तो आप अबव द फोल्ड कंटेंट से नीचे लगा लो, इसलिए कि आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो इस हिस्से से मैयर होनी है। ये वाला हिस्सा आपका जितना जल्दी लोड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट स्पीड से चल रही है। अगर ये वाला और नीचे वाला हिस्सा लोड होने में कितना टाइम ले रहा है, इसे कोई कंसर्न नहीं है स्पीड का, वो डिले से भी आ रहा होगा तो मसला नहीं है, लेकिन इस हिस्से ने कितनी जल्दी लोड होना है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस हिस्से में हमने वो चीजें नहीं रखनी जो कि डिले करें आपकी वेबसाइट को। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर क्या चीज आ रही है जी? डुप्लीकेट कंटेंट। ठीक है, ये तो आप हम बार बार करते भी आए कि भाई आपकी वेबसाइट पे डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। कितना कंटेंट होना चाहिए हमने ये भी डिस्कस किया है। तो हमने कहा भाई कम से कम 400 वर्ड्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, 500 वर्ड्स हो तो बहुत अच्छी बात है, अप टू 1500 वर्ड्स तक आप अपनी वेबसाइट पे लिख सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा भी नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह तो आपकी वेबसाइट पे कंटेंट ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो जो गूगल रेकमेंड करता है वो कहता है भाई 1500 मैक्सिमम। अब इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर आप देना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या करें, आप एक नया टैब बना लो अपनी वेबसाइट के ऊपर, उस टैब पर दे दें। ठीक है, इसके बाद इसमें कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? कीवर्ड्स पढ़े थे ना हमने, कहता भाई आपने 500 वर्ड्स का कंटेंट लिख लिया अपनी वेबसाइट के लिए या 800 वर्ड्स का कंटेंट लिख लिया, तो इसमें आपकी कीवर्ड डेंसिटी 1 to 2% होनी चाहिए। बहुत ज्यादा भी कर ले तो 3%, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 वर्ड्स हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 दफा, या बहुत ही जोर लगा लिया तो 100 वर्ड्स में 3 दफा। अदरवाइज वैसे वो रिकमेंड करते हैं, उसकी जो हाई रिकमेंडेशन है ना वो 1 to 2% की है। कहता है 1 to 2% आपने अपना कीवर्ड इस्तेमाल करना है अपने कंटेंट में। तो अब हमें ये अंदाजा हो रहा है कि अगर मेरे 400 वर्ड्स का कंटेंट है तो कीवर्ड्स की तादाद जरा कम है, अगर मेरा 800 वर्ड्स का कंटेंट है तो कीवर्ड्स की तादाद बढ़ा लूंगा मैं, क्योंकि वो परसेंटेज बढ़ गई ना उसमें। इसी तरह अगर 1500 है तो कीवर्ड्स की तादाद फिर मेरे पास ज्यादा आ रही है। समझ आ गई बात की? सो डुप्लीकेट कंटेंट को हमें देखना। अब तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि कंटेंट हम लिखवा सकते हैं। प्रैक्टिस करें कंटेंट लिखने की चैट जीपीटी में जाकर। चैट जीपीटी में कंटेंट लिखवाना आपको आना चाहिए बस। मतलब आपने उसको कहना है ना कि मुझे ये करके दो। जैसे आप मार्केट जाते हो, कोई चीज खरीदते हो तो अपना मैसेज अच्छे तरीके से डिलीवर करते हो, तभी वही चीज मिलती है ना आपको।
तो अगर आप उसको ना बता पाओगे आपको क्या चाहिए, तो हो सकता है आपको चीज ही ना मिले वो जो आप लेने गए हैं। सेम इसी तरीके से, और जरूरी नहीं है चैट जीपीटी में एक दफा क्यूरी फेंक के आओ, पहले एक दफा लिखें। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं कि भाई सजेस्ट फेसबुक पोस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर जीएसटी टैक्स सर्विसेज इन पाकिस्तान। अब और अगर मैं और इसको बढ़ाना चाहूं तो मैं लिखूंगा अबाउट 300 वर्ड्स। अब क्या होगा, इसके नतीजे में मेरे पास कुछ आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं देखूंगा ये ठीक है मुझे कि तो कुछ और करना है, मुझे लगेगा नहीं मुझे जरा बड़ा कंटेंट लिखना है, जैसे ये आप आर्टिकल्स भी लिख सकते हो ना इसकी वजह से, तो आप उसके कह दो भाई मुझे 1200 वर्ड्स में चाहिए, मुझे 800 वर्ड्स में चाहिए। आपको लगा सही नहीं आया, आप एक दफा फिर क्यूरी करें, उसके साथ आप लिख दो ऑप्टिमाइज्ड फेसबुक एड, मतलब थोड़ा थोड़ा हम उसको क्या करते जाएंगे, पॉलिश करते जाएंगे अपनी क्यूरी को, तो वो भी हमें जो इंफॉर्मेशन देगा वो पॉलिश करके दे देगा। इसी तरीके से मैं उसे पूछना चाह रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं पूछता हूं व्हाट इज द बेस्ट ऑन साइट स्ट्रेटेजी फॉर एजुकेशनल वेबसाइट। अब मैंने एक क्वेश्चन किया ना उससे, अब मैंने उससे पूरा एक स्टडी केस पूछ लिया ना, मैंने कहा मुझे बताओ कि मेरे पास एक एजुकेशनल वेबसाइट है, ये देखा मैं जो बोल रहा हूँ लेक्चर सुनना, ये घर में जाकर चैट जीपीटी को इसमें ये करके देखिएगा कि भाई मैं एक एजुकेशनल वेबसाइट बना रहा हूं तो मेरा ऑन साइट एसईओ की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आप देखिएगा वो आपको फिर स्ट्रेटेजी देगा, कमांड्स नहीं देगा। चैट जीपीटी को डुप्लीकेट में नहीं करना, बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, हर दफा नया कंटेंट होता है आपका, हर दफा नया कंटेंट, ठीक है, हर दफा वो न्यू कंटेंट देगा। वो आप समझ लो कि जैसे फ्री कंटेंट लिखने के टूल्स है ना, ये वही है, और ये अब पेड भी हो चुका हुआ है, तो कुछ पेड है कुछ फ्री है। अब जो आप बाय करते हो तो फिर आपको ये इशू नहीं आता कि भी लॉगिन नहीं हो रहा, आपका होता नहीं अक्सर कि लॉगिन नहीं हो रहे हैं। जब आप बाय करोगे तो 100% लॉगिन होगा, जब आप फ्री वाला यूज कर रहे होगे तो जब रश होगा तो मे भी आप लॉगिन ना हो, लेकिन काम वैसे ही करेगा जैसा पेड करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ गया जी, डुप्लीकेट कंटेंट की बात भी हो गई। फिर क्या लिखा है, सिक्योरिटी। आपकी वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए, और सिक्योरिटी की सबसे पहली पहचान है एसएसएल, यानी आपने एसएसएल भी परचेज करनी है अपनी वेबसाइट के लिए, आपने एसएसएल परचेज करनी है, ठीक है। और आखिर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस का क्या मतलब है कि आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस कितना अच्छा है, आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस कितना अच्छा है। यूजर एक्सपीरियंस का मतलब है कि जो लोग इस्तेमाल करने लगे हुए, यूजर एक्सपीरियंस मतलब मैं खोलता हूँ मोबाइल पर, मेरी वेबसाइट खुलती है, लोड ही नहीं हो रही है, लोड नहीं हो रही, इसका मतलब है यूजर एक्सपीरियंस बुरा है। लोड हो गई है, इमेजेस के कलर सही नजर नहीं आ रहे, यूजर एक्सपीरियंस बुरा है। मैं किसी बटन पे क्लिक करता हूं, क्लिक नहीं होती, यूजर एक्सपीरियंस बुरा है, ठीक है। आ जाओ नीचे जरा, ये देखिए स्क्रीनशॉट लिया हुआ मैंने उधर से, जो भी आपको मैंने वेबसाइट की स्पीड चेक करने के लिए टूल बताया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखो तो ये 3 फैक्टर्स हमें दे रहा है, एलसीपी, एफआईडी और सीएलएस। पहला जो फैक्टर है इस पे लिखा हुआ है लोडिंग, दूसरा फैक्टर है उस पे लिखा हुआ है इंटरेक्टिविटी, और आखिरी फैक्टर है उस पे लिखा हुआ है विजुअल स्टेबिलिटी। तो यही एक फेजेस है ना एक वेबसाइट के खुलने में, कि भाई सबसे पहले क्या होता है, आपकी वेबसाइट लोड होती है, दूसरे नंबर पर इंटरेक्टिव हो जाती है कि भाई आप उसमें काम कर सकते हो, और चौथे मरले पे विजुअली स्टेबिलिटी का मतलब है कि अब सही जैसे ये बिल्कुल स्टिल नजर आ रही है, आपको हिल नहीं रही अपनी जगह से, इसका मतलब क्या है कि 100% विजिबल हो चुकी है ये मेरी वेबसाइट। ये वाली 3 फैक्टर्स हैं जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को मेजर करने लगे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले आ गया जी लोडिंग। लोडिंग एलसीपी का क्या मतलब है, एलसीपी का मतलब ये है कि लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। मुश्किल सा वर्ड लग रहा है कि लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का क्या मतलब होगा भाई, पेंट का मतलब क्या है, पेंटिंग है ना। तो वो ये कह रहा है कि ये आपकी स्क्रीन है, आप वेबसाइट खोलते हैं तो आपकी वेबसाइट यहां पे नजर आती है, ठीक है। तो क्या हुआ, स्क्रीन पर पेंट हो गई आपकी वेबसाइट, पेंट हो गई नहीं यहां पर पूरी। अब वो ये कह रहा है, कहता है इस पूरी पेंट के अंदर जो आपका सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है इज कॉल्ड एलसीपी। समझ आ गई बात, यानी पेंट का मतलब क्या है कि वेबसाइट स्क्रीन पे नजर आ रही है तो उसको वो कह रहा है कि ये है पेंट होना। जैसे दीवार के ऊपर मैं पेंट कर देता हूं तो कहते हैं पेंट कर दिया, तो कोई चीज ही नजर आती है ना, कोई रेड कलर, ब्लू कलर, जिस कलर का हम पेंट करते हैं, तो ये तो उसका मतलब है पेंट से। अब वो एलसी से क्या मतलब, ये तो हो गया ना कंटेंटफुल पेंट। लार्जेस्ट का क्या मतलब है, अब ये वेबसाइट आई है, यहां स्लाइडर लगा हुआ है,
यहाँ एक इमेज लगा हुआ है और यहाँ पैराग्राफ लगा हुआ है, ठीक है, सपोज कर रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि इस पूरे अबव द फोल्ड कंटेंट से पहले, ये सारा वही कंटेंट है ना जो अबव द फोल्ड कंटेंट है। टेक्निकल टर्म समझ में आ रही हैं? मैं क्या कह रहा हूं, अबव द फोल्ड कंटेंट। और मैं किसको कह रहा हूं अबव द फोल्ड कंटेंट? किसको कह रहा हूं भाई? ये मेरी वेबसाइट खुल गई, सिंपल सी बात है, ठीक है, मैं पढ़ता जा रहा हूं, इधर तक पढ़ रहा हूं। अब मैंने नीचे भी देखने ना, तो मैं यूं करूंगा ना। जो अबव द फोल्ड कंटेंट का मतलब है कि फोल्ड करने से पहले जो कुछ नजर आ रहा है इज कॉल्ड अबव द फोल्ड कंटेंट। समझ आई? मतलब ये वेबसाइट है सपोज, इधर तक तो मुझे दिख रही है। अब मैंने नीचे हिस्सा भी तो देखना है ना, नीचे क्या है। और जब मैं यूं ड्रैग करूंगा तो नीचे वाला हिस्सा भी नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब मैं नीचे आ गया हूं, अबव द फोल्ड कंटेंट ऊपर चला गया। यानी जब तक आपने उसे फोल्ड नहीं किया वो सारा कंटेंट क्या है, अबव द फोल्ड कंटेंट। तो ये कह रहा है वेबसाइट खुली है, अभी तो आपने फोल्ड नहीं किया, अभी तो टच भी नहीं किया आपने। तो कहता है इस सारे कंटेंट में जो सबसे बड़ा कंटेंट है, इस सारे कंटेंट में जो सबसे बड़ा कंटेंट है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं, यहां स्लाइडर लगा हुआ है, यहां एक तस्वीर लगी हुई है, यहां टेक्स्ट लगा हुआ है और यहां पर कुछ लिंक्स बने हुए हैं। आप मेरा ख्याल है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि यहां पर सबसे बड़ा कंटेंट कौन सा है? कौन सा है? स्लाइडर वाला है, ठीक है ना। अब स्लाइडर ने जितना टाइम लेना है वो टाइम कंसीडर हो रहा है किसमें? एलसीपी में। अगर मिसाल के तौर पर हम कहते हैं अभी हमने स्लाइडर हटा दिया, जिसका मतलब है काफी सारा टाइम हमने सेव करा लिया। अब क्या रह गया पीछे? अब मैंने स्लाइडर की जगह पर लगा दिया एक इमेज, या हो सकता है नहीं लगाया इमेज। स्टार्ट ही मेरा पेज हो रहा है मेन्यू से, मेन्यू के बाद क्या आ रहा है? कंटेंट, और कंटेंट के साथ साइड बाय साइड छोटे छोटे इमेजेस आ रहे हैं। अब इनमें से जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट होगा इज कॉल्ड एलसीपी। समझ आ गई बात की? अब वो जो एलसीपी है वो ये कह रहा है, गूगल ये कह रहा है, कहता है इनमें से जो आपका सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है वो लोड होने में जो टाइम ले रहा है इज कॉल्ड लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज। वो कितना होना चाहिए वो उसने यहां पे बता दिया, आपको बता दिया। कहता है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज कितना टाइम ले जी। गुड, नीड्स इंप्रूव, पुअर, ये लिखा हुआ आ रहा है ना। और जब मैं वो वेबसाइट यूज करते हैं तो उस पर तो ग्रेडिंग हो रही होती है, ABCDEF। फेल भी कर देता है कि भाई ये तो बहुत ही स्लो वेबसाइट है आपकी, ठीक है। तो पता है कि नहीं होता, GT मैट्रिक्स खोलेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर ग्रेडिंग होगी। जो अच्छी वेबसाइट होगी, मैं कह जो अच्छी वेबसाइट होगी उसको A ग्रेड देगा, जो उससे बुरी होगी उसको B देगा, C देगा, D देगा, इवन F भी दे देगा जिसकी हालात बहुत ही खराब होगी, ठीक है। तो अब वो ये कहता है कि अगर आपका LCP का स्कोर, यानी कि बेसिकली वेब डेवलपर से काम करवाना है हमने, अपना LCP का स्कोर तो वही इंप्रूव करके देगा ना हमें, SEO वाला बंदा तो नहीं कर सकता, वो बता सकता है उसको। तो वो कहता है भाई मुझे LCP का स्कोर कितना चाहिए? 2.5 सेकेंड। और अगर जो अच्छा स्कोर नहीं है वो 4 सेकेंड से ज्यादा है, जो 4 सेकेंड से ज्यादा स्कोर है वो बुरा स्कोर है। तो वो कहता है भाई बुरा स्कोर 4 सेकेंड का है। तो अब जब मैं उधर जाकर चेक करूंगा तो मेरी वेबसाइट का स्कोर बताएगा, मुझे उधर बताएगा, LCP बता रहा होगा, ये उधर से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मैंने, ठीक है। अब हमें पता लगेगा भाई मेरा LCP का स्कोर तो ठीक नहीं आ रहा, मैं डेवलपर से कहूंगा इसको ठीक करो। जैसे ही हम उसको, वो कैसे ठीक करेगा? अगर तो स्लाइडर लगा होगा तो मैं उसे कहूंगा हटा दो यार स्लाइडर को, क्या करो भाई। अगर मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि भाई स्लाइडर तो फिर भी मुझे चाहिए, तो मैं उसे कहूंगा भाई अबव द फोल्ड कंटेंट से नीचे लगा दो उसको यार, उसकी भी खुशी हो जाएगी। हाँ, मतलब स्लाइडर भी आ जाएगा, नजर आएगा, मगर नीचे करने से आएगा, पहले नजर नहीं आएगा, और आपकी स्पीड पे फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है जी? फर्स्ट इनपुट डिले। इंटरेक्टिविटी का क्या मतलब है कि आपकी वेबसाइट इंटरेक्टिव होने में कितना टाइम लगाती है। इंटरेक्टिव का क्या मतलब है कि वेबसाइट आ गई, जैसे मैं कहता हूँ दराज की वेबसाइट पे जाता हूँ कोई शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो मैं किसी भी बटन को उसी वक्त टच करूंगा ना जब वो सामने नजर आ जाएगा मुझे, तो ये होता है, इट इज कॉल्ड FIT, फर्स्ट इनपुट डिले। यानी कि पहली जो इनपुट आती है हमारे सामने डिले के बाद, वो कितनी देर में आती है, कोई भी इनपुट, ठीक है। और इसका क्या टाइम है जी? 100 मिली सेकेंड, और 300 मिली सेकेंड से ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि ये भी खराब है। अब ये कौन से हैं? इनपुट डिले का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये तो 100% डेवलपर का काम है कि वो उसने ऑब्जेक्ट्स लगाए हुए हैं ना, वो हिलने जुलने लगे हुए हैं उधर। वो कब हिलते जुलते हैं? जब आपके साइजेस प्रॉपरली मैनेज नहीं होते हैं। तो ये हम उसको बताएंगे कि भाई इसको देखो, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे एक फ़ॉन्ट लगा हुआ है, वो उसने होना ही डाउनलोड है हर दफ़ा, हर दफ़ा डाउनलोड होकर चलना है, तिलती रहेगी ना स्क्रीन आपकी जब तक वो डाउनलोड नहीं होगा।
और आखिरी नंबर पर क्या चीज आ रही है हमारे पास? आखिरी नंबर पर आ रहा है जी कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट से क्या मुराद है कि विजुअली स्टेबिलिटी का मतलब है कि बिल्कुल रुक गई है आपके पास, अब आप जो दिल करता है उस वेबसाइट पे कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट करें, ऊपर करें, नीचे करें। तो कहता है ये वाला स्कोर कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड, और कितना 0.25 से ऊपर होगा तो इसका मतलब है बुरा है, ठीक है। लेकिन हमें इसको हमेशा ऑरेंज कलर से भी पीछे लेकर आना है। अगर हम समझते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स में खेलना है तो हमें ग्रीन में खेलना होगा, ठीक है। सो ये क्या हो गया? अब ये देखिए आपने 1 2 3 ये तीनों ऑप्शन जो हैं, ये तीनों ऑप्शंस आप सजेस्ट कर रहे हैं, ये तीनों ऑप्शंस आप सजेस्ट कर रहे हैं, आप कर नहीं रहे। इनमें से आपके करने वाला कोई काम नहीं है। मतलब आप ना तो उसकी लोडिंग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, इमेजेस है ना, इमेजेस छोटे करवा देंगे आप, सारी चीजें आपने उसको देनी है, और लेकिन मॉनिटर आपने करना है कि ये हो रही है। इसी तरह जब हम कोई वेबसाइट बनाएंगे, अब आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि आप में से जो भी वेबसाइट बनवाएगा सबसे पहले उस पर जीटी मैट्रिक्स लगाएगा, क्या ख्याल है ना, ताकि उसे पता लग जाए ना, ये ना वो पैसे उसको दे दे बंदे को और बाद में पता लगे आपकी जो वेबसाइट है उसका स्कोर तो एफ में आ रहा है, वो बाद में आपके हाथ में नहीं आएगा ठीक करने के लिए। तो आप सबसे पहले उसको बताएंगे ये कि भाई मुझे अपनी वेबसाइट का स्कोर A+ चाहिए, ठीक है। फिर उसको पता लग जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। नीचे आ जाए, ये सारी डेफिनेशन आ गई जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन की है, ठीक है। और नीचे आ जाए। हाँ जी, पेज एक्सपीरियंस का क्या मतलब होता है? मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली का क्या मतलब है कि आप देखते हैं ना मोबाइल में आकर वेबसाइट का इंटरफेस चेंज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। हाँ, सिक्योरिटी विद HTTPS समझते हैं? मैं क्या समझते हैं ना, HTTPS उस पर लगी हुई है, पढ़ा था ना हमने HTTP वर्जी यानी SSL बाय की हुई है आपने। और अगर आपने कोई एंटीवायरस बाय किया हुआ है तो ये उससे भी अच्छी बात है, सिक्योरिटी लेवल आपने और हाई कर दिया। और कई जगहों पर तो लोगों ने कैप्शास लगाए होते हैं ना, तो आप ये भी कह सकते हैं उसको कि भाई कैप्शा भी लगाना चाहिए। कब लगाना चाहिए? क्योंकि इधर से भी वेबसाइट आपकी हैक होती है। जैसे वो डीसी किचन की वेबसाइट खोलते हैं तो नीचे 2 बटन आते हैं ना, व्हाट्सएप का बटन भी आ रहा होता है और ईमेल का भी आता है। उस ईमेल से आप देखते हैं कि बहुत इनरेलेवेंट ईमेल्स भी आती हैं। तो ऐसी जगहों पर लोग क्या करते हैं, कैप्शा लगा देते हैं, वो ऑटोमेटिक आ रही होती है। कैप्शा लगाने का मतलब क्या होता है कि जब तक डिलीवर नहीं होगा तब तक कोई बंदा मैनुअली वो कैप्शा पेस्ट नहीं करेगा। और वो कैप्शा जो है वो हर दफा चेंज होगा, वो कोड है ना, वो जितनी दफा यूजर क्लिक करेगा हर दफा नया कोड आएगा उसके सामने। अब जितना हम इसमें करते जाएंगे हमारी चीजें एक्सपेंसिव भी होती जाएंगी। आगे आ जाए। क्राउड एड्रेस कहां से चेक करने हैं? सर्च कंसोल में प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है हम लोगों ने कि क्राउड एड्रेस जाके वहां पे चेक करेंगे। इसका मतलब है कि उसे ये कहना है कि भाई जब मेरी वेबसाइट बना रहे होगे ना, इसका सर्च कंसोल उसी दिन क्रिएट कर देना, ताकि जब मैं तुमसे परचेज करूं तो मैं चेक कर लूं कि भाई इसमें क्या है जिस दिन तुम मुझे डिलीवर कर रहे हो। मतलब कोई भी बंदा वेबसाइट बनाने में 15-20 दिन तो लेगा ना। 15-30 दिन में कहना भाई जिस दिन मेरी वेबसाइट बनानी शुरू करोगे ना, यानी स्ट्रक्चर उसका बन जाएगा तो उसका सर्च कंसोल ऐड कर देना। ब्रोकन लिंक्स ये भी पढ़ा है हम लोगों ने, ब्रोकन लिंक्स चेक करने हैं हम लोगों ने कि लिंक्स कहां टूटे हुए, पढ़ा हुआ है ना ब्रोकन लिंक्स का। मैंने टूल बताया था Ahref में जाएं और ब्रोकन लिंक्स को चेक कर सकते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को आ रहा है? नहीं आ रहा। आइए इधर आ जाते हैं वापस। $404 एरर कुछ याद है अभी कि नहीं? पढ़ा नहीं है? पढ़ा था? नहीं पढ़ा हुआ, नहीं आता। ओके, दोबारा देख लेते हैं। चलिए, बीच में ब्रोकन लिंक आया, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? 404 एरर। ये 404 एरर कब आता है? ये 404 एरर उस वक्त आता है जब आपकी वेबसाइट को कोई बंदा क्लिक करेगा किसी लिंक पर और वो वेबसाइट खुलेगी नहीं। मिसाल के तौर पर मेरी होस्टिंग अप्लाई हो गई है, एक्सपायर हो गई है, तो कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे आएगा, वेबसाइट तो नहीं खुलेगी ना, इसलिए कि उन्होंने मेरी वेबसाइट को अपने सर्वर से रिमूव कर दिया। लेकिन जब आपकी वेबसाइट के ऊपर जो आपके लिंक्स बने हुए हैं वो कोई बंदा उस पर क्लिक करे और आपकी वेबसाइट पे एरर पेज आ जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो वाले पेज का या तो नाम चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ उसका नाम चेंज हो गया, या आपने कहीं नाम लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, तो वो फॉलो नहीं होगा। इसका मतलब है वो लिंक ब्रेक हो चुका हुआ है।
तो ये आपका काम है ब्रोकन लिंक्स को चेक करना, ठीक है। अब ब्रोकन लिंक्स को कैसे चेक कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर मेरी एक वेबसाइट है, उस पर 40-50-500 लिंक्स हैं, तो एक एक करके तो नहीं चेक करेंगे ना, ये तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा हमारा। तो इसके लिए हमारे पास टूल्स हैं, ये भी मैं अभी शेयर कर देता हूँ। ये सारे लिंक्स पड़े हुए हैं, Ahrefs ब्रोकन लिंक्स। तरीका क्या होता है जी, इस पर क्लिक करता हूं मैं किसी एक पे, यहां लिखते हैं जी HTTPS क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं? ब्रोकन लिंक्स ऑन योर साइट। कहता है इस वेबसाइट पे जो ब्रोकन लिंक्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 92 आ रहे हैं ये दिखा रहे हैं, पता लग गया ना अब आपको। अब आप देख रहे हैं, ये ऐसी है ना जैसे मैं आपसे कहूँ कि जनाब आपने मुझे आकर तो मिलना है, मेरी और आपकी एक मीटिंग है बिजनेस की, और मैं आपको एक एड्रेस दूं और उस एड्रेस पे मैं हुई ना, इमेज खराब होगा ना। इसी तरह कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट से आप ही के एक सब पेज के ऊपर जा रहा है और वो पेज ही नहीं खुल रहा, उस पर 404 का एरर आ रहा है, तो इंप्रेशन खराब होगा आपका, कस्टमर पे भी खराब होगा और गूगल पे भी खराब होगा। सो जब हम एसईओ ऑडिट करते हैं ना किसी का, कि भाई इसकी एसईओ कैसे करनी है हमें, तो हम उसके ब्रोकन लिंक्स भी चेक करते हैं पहले कि क्या इसमें ब्रोकन लिंक्स तो नहीं लगे हुए। इधर से पता लग गया, मुझे लिस्ट भी आ गई है सारी। ये सारे टूल्स आपने खुद से चेक करने हैं, ठीक है। इसे मैं ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ बाद में ना लेना आपको। चलो आ जाए वापस, समझ आ गया इसका मसला हल हो गया ब्रोकन लिंक्स का। चलो ये साइट आर्किटेक्चर की हमने बात कर ली थी। ये साइट आर्किटेक्चर में क्या चीजें आ जाती हैं? नेविगेशनल मेन्यूज, कैटेगराइजेशन, मतलब आपकी वेबसाइट प्रॉपर्ली कैटेगराइज होनी चाहिए। यूआरएल स्ट्रक्चर, यूआरएल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि आपकी वेबसाइट के जो यूआरएल्स हैं, जैसे मैं मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का जो सिलेबस है, ठीक है ना, उसकी यूआरएल का नाम अगर मैंने रख दिया होगा xyz.html, तो गलत है ना ये। मैं उसका क्या नाम रखूंगा? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज .html। इसका मतलब क्या, वो पता लग गया मुझे कि ये किस चीज का है। इस तरह के कहता है भाई यूआरएल रखेंगे आप, यानी जो कंटेंट है उसके ऊपर वही नाम आपने उसके यूआरएल का रख देना है। ये सब तो साइट आर्किटेक्चर में आता है। इंटरनल लिंकिंग प्रॉपर होनी चाहिए जी। ऑप्टिमाइज योर रोबोट फाइल पढ़ लिया नहीं हमने? ओके। क्या कहता है? कहता है ये वो वाले पेजेस हैं, कहता है इसमें आपको रूल्स होते हैं ना, कुछ को अलाउ करते हैं, कुछ को डिसअलाउ करते हैं। कहता है भाई अलाउ उसी को करना है जिस पे आप लाना चाहते हैं, जिसे आप क्रॉल करवाना चाहते हैं, जिसे आप इंडेक्स करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर एडमिन पेजेस, ठीक है ना, एडमिन पेज क्या होता है? जहां से मैं वेबसाइट को चला रहा हूं उसे मुझे क्रॉल कराने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, वो तो मैं काम करने लगा हूं। दूसरे नंबर पर क्या कहता है? कार्ट एंड चेकआउट पेज। अब ऐड टू कार्ट वाला जो पेज है, क्या उसकी एसईओ करेंगे हम? कभी भी नहीं करेंगे। हम तो करेंगे प्रोडक्ट वाले पेज की एसईओ, ताकि प्रोडक्ट वाले पेज से हम उसको ट्रैक जरूर करेंगे। हम कहेंगे कि भैया हमें पता लगना चाहिए कि कितने लोग हैं जो ऐड टू कार्ट तक आते हैं, लेकिन हमने उसकी एसईओ नहीं करनी। तो कहता है इस तरह के जो पेजेस होंगे, ठीक है, जो आपकी इंफॉर्मेशन नहीं है, आप उनको रिमूव कर सकते हैं रोबोट में जाकर जी। क्रिएट सर्च इंजन यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स, ये अभी हमने देख भी लिया है, ठीक है। ये आगे यूआरएल कितने अच्छे होने चाहिए पता लग रहा है एग्जांपल से जी। एलिमिनेट डुप्लीकेट कंटेंट, ये भी हमने पढ़ लिया। सलमान, डेनिस लगवा ले जरा। मोहम्मद उस्मान, मुआज, सईद अहमद शाह, मौजम, अहमद अली, मोहम्मद सदाम, आयशा, शिरोज, वलीद, फरीद, बाकी लोग जी। उसके बाद क्या चीज आ गई जी? 301 रिडायरेक्टर का इस्तेमाल होना चाहिए अगर रिक्वायर्ड हो तो। उसके बाद क्या कहता है जी? कैनोनिकल जरूर यूज होना चाहिए आपकी वेब, ये भी टेक्निकल एसईओ में आता है, ठीक है। कैनोनिकल का इस्तेमाल प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। ये थी हमारी सारी टेक्निकल एसईओ।
उसके साथ हमने पैरेलल ये भी देख लिया है Yes. ब्रोकन लिंक्स को कैसे हम चेक करते हैं। ठीक है, इधर आए ज़रा, खुल गया होगा मेरा ख्याल है। आपका ग्रुप कौन सा था? DM जनवरी। Yes. What? चलो इधर आओ, यहाँ से फाइल खोली थी मैंने, ये थी ना? Yes. आप लोगों ने YouTube नहीं ना पढ़ा होगा? No, sir. नहीं, इसके बाद YouTube पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सर ये आप अगर दूसरे लैपटॉप से करें तो ये ऐसे तो नहीं आता, वो अलग अलग पेजेस एक एक करके जाते हैं। किधर? पेपर अगर सेंड करनी हो किसी को पेपर वगैरह तो वो एक एक करके सेंड होंगे। कैसे नहीं जैसे आता? आप PDF आपने सेंड किया ना, ड्रैग करके हाँ जी, ऐसे हो जाता है, हर जगह ऐसे हो जाता सारे हो जाते हैं। है। हाँ खोलते हैं कि कहते हैं लेकिन वो सेंड एक तो एक है PDF। हाँ जी, अब तो उन्होंने व्हाट्सएप वालों ने मेरा ख्याल है लिस्ट भी बढ़ा दिया है, इमेजेस ज़्यादा आप अटैच कर सकते हैं, तादाद बढ़ा दी है। अभी की लेटेस्ट अपडेट आई है चीज़ की, पहले उनकी कम थी कि एक वक्त में आप एक मैसेज पे कम इमेजेस शेयर कर सकते हैं ना, अब एक मैसेज में ज़्यादा कर सकते हो आप।